एनवीएन में सलाम, नमस्कार, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। आइए कुछ कमाल की बातें करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है हमारे देश की जुडिशरी यानी न्यायपालिका, बल्कि न्याय का सिस्टम, बल्कि अदालती निज़ाम बहुत जर्जर हो चुका है, बहुत खस्ता है, बहुत ही जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आपको मालूम है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत हमारे सुप्रीम कोर्ट तक जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको मालूम है कि जो लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं वो बाद में पछताते हैं, क्योंकि इतना महंगा मामला है कि सिवाय चंद कारपोरेट्स के कोई वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है, और पहुँच भी जाता है तो इतनी देर होती है कि वो पछताता है वहाँ जाने पर। और आप जानते हैं कमाल की बात यह है कि ये बात किसी और ने नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्री 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 रंजन गोगोई ने की। जी हाँ, वही रंजन गोगोई जिन्होंने 2016 में जस्टिस चिलमेश्वर, जस्टिस जोसेफ कुरैन, जस्टिस मदन लोकुर के साथ बाहर आकर ओपन में, खुले में लोगों से, प्रेस से, हिंदुस्तान की जनता से ये कहा कि बचाया जाए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में है। जी वही रंजन गोगोई जिन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही अपने ऑफिस में पहली ट्रेडिशन, पहली रवायत, पहली रीत ये तोड़ी कि अपने ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आने की इजाज़त दे दी। आज तक ये नहीं होता था कि प्राइम मिनिस्टर किसी चीफ जस्टिस के ऑफिस में या सुप्रीम कोर्ट में जाता। इसको कायदे के खिलाफ समझा जाता था, मगर उन्होंने किया। जी हाँ, वही रंजन गोगोई जिन्होंने राफेल केस में पिटिशनर अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा के वकील को ये बताने से इनकार कर दिया था कि उस बंद लिफाफे में क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें दिया है। ये कहा कि ये तो सिक्योरिटी का मामला है। जी वो रंजन गोगोई जब उन पर, उनके घर पे जो ऑफिस है उनका, उसमें काम करने वाली एक क्लर्क औरत ने उन पर मोलेस्टेशन का इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसकी बेंच किसी और ने नहीं, खुद श्री रंजन गोगोई ने बनाई, और उस बेंच में वो खुद भी बैठे रहे। ये और बात है कि फैसला किसी और ने लिखा, लेकिन उस बेंच में वो शामिल थे। वो रंजन गोगोई जिन्होंने जाते जाते एक फैसला ये दिया कि हाँ, हमें मालूम है कि अयोध्या केस में वो जगह जो डिस्प्यूटेड है उसमें रामचंद्र जी की पैदाइश का कोई सबूत नहीं मिलता, जिसमें कोई सबूत नहीं मिलता कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को ढाकर बनाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फैसला ये दिया था कि चूँकि इस देश के बहुमत की, इस देश की अक्सरियत की, इस देश की मेजॉरिटी की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए तमाम सबूतों के बावजूद ये जगह राम मंदिर के लिए दी जाती। जी हाँ, वही रंजन गोगोई जिन्हें इस फैसले के बाद रिटायर होने के सिर्फ 3 महीने बाद राज्यसभा का एमपी बना दिया गया था। आज वो रंजन गोगोई ये कह रहे हैं कि हमारे देश का अदालती सिस्टम जर्जर हो गया है, चरमरा गया है। बहरहाल वो चाहे जो भी हो या उन्होंने जो भी किया हो, लेकिन अगर वो ये बात कह रहे हैं तो यकीनन हमें सोचना पड़ेगा कि इस बात में कहाँ तक सच्चाई है। और ऐसा लगता है कि कम से कम ये बात वो गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चारों तरफ से
ये हो रहा है कि आज जो लोगों की उनके उम्मीद के सफ़र की आखिरी मंजिल होता था, यानी सुप्रीम कोर्ट, आज वहाँ तक पहुँचने में भी उसकी सांस उखड़ जाती है। आज उस पर भी उसका जो विश्वास है, उसका जो यकीन है, वो बुरी तरह डगमगाया हुआ है। तो यकीनन वो अदालती सिस्टम में ज़रूर कुछ न कुछ खराबी है। और अगर हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं, तब तो हमें और भी ये बात सोचना चाहिए। पिछले चंद बरसों में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का कामकाज का तरीका है वो कुछ अजीबोगरीब है। बहुत सारी ऐसे पिटीशंस जिनके ऊपर फ़ौरन ही सुनवाई होना चाहिए, वो कहीं किनारे रख दी जाती है। आज तक सीए के मामले पे कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक आर्टिकल 370 के बारे में इतने पिटीशंस हैं, किसी पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों ने हैबियस कार्पस, जिसको हम हब से बेजा कहते हैं, उसके लिए भी पिटीशन दाखिल किए, उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन बहुत सारे पिटीशन ऐसे होते हैं कि जिनके लिए अदालतें छुट्टी के दिन भी लगा दी जाती हैं, आधी रात को भी लगा दी जाती हैं। आप सबको मालूम है कि अर्नब गोस्वामी के सिलसिले में क्या किया गया। वो एक बहुत बदनुमा दाग है हमारे अदालती सिस्टम के ऊपर। और आज जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस बोबड़े साहब, ये अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। उनके साथ एक और जज इंदु मल्होत्रा भी रिटायर हो रही है। तो 2 जज रिटायर हो रहे हैं अगले महीने, और 4 जजेस की जगह पहले से खाली। और कॉलेजियम ने जो नाम भेजे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जजेस के, उनके बारे में कुछ पता नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है या क्या किया है, कुछ पता नहीं। उसके बाद कायदा ये है कि अगर कॉलेजियम के भेजे हुए नाम को गवर्नमेंट मंजूरी नहीं देती है, तो और अगर कॉलेजियम दोबारा वही नाम भेजता है, तो फिर गवर्नमेंट के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं होता कि उनको जजेस को अपॉइंट कर ले। लेकिन ये डिपेंड करता है जब गवर्नमेंट कॉलेजियम के भेजे हुए नामों को रिजेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट तो रिजेक्ट नहीं कर देती, बैठ देती है, डिले हो जाते, बरसों महीनों चलता रहता और चल ही रहा है। तो अब ये जो 6 जजेस हैं, इनकी जगहें कौन भरेगा? आम तौर पर ये होता है कि जो देश के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, उन हाई कोर्ट्स के जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनका सबसे पहला चांस होता है वहाँ जाने का। इस वक्त 3 जजेस सबसे ज़्यादा सीनियर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरे गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और तीसरे त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? उनका नाम है जस्टिस अकील कुरैशी। ये नाम शायद आपको सुना सुना लगे। सुना सुना इसलिए लगे कि वो मध्य प्रदेश में थे और उनका चांस था मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बनने का। लेकिन जब उनका नाम भेजा गया तो गवर्नमेंट ने उन्हें मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस नहीं बनाया। उसके बजाय उन्हें वहाँ से उठाकर एक छोटी सी स्टेट त्रिपुरा का चीफ जस्टिस बना दिया गया। वैसे ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस होता है, चाहे वो किसी छोटी रियासत के हाई कोर्ट का हो या किसी बड़ी स्टेट के हाई कोर्ट का हो, चीफ जस्टिस होता है। लेकिन ये कहा गया है कि कॉलेजियम में उनके नाम पर कंसेंसस नहीं हो पा रहा है, यानी उनके नाम पर लोग सब सहमत नहीं हैं, उनके नाम पर इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा है। हालांकि कई जजेस ने, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडेय काटजू भी शामिल हैं, ये कहा है कि जस्टिस अकील कुरैशी इस देश के चंद मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जजेस में से एक हैं। लेकिन उनके नाम पर कंसेंसस क्यों नहीं हो पाता? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि जस्टिस अकील कुरैशी जब गुजरात हाई कोर्ट में जज थे तो उन्होंने हमारे आज के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह को पुलिस कस्टडी में दे दिया था। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है
कि जब वो गुजरात में जस्टिस थे तो उन्होंने उस वक्त कुछ फैसला गुजरात गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दिया था जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये बातें कहीं मुमकिन है ये बातें गलत हो, मगर ये बातें कही जा रही हैं। दूसरी बात ये कही जाती है कि आखिर श्री रंजन गोगोई का ज़मीर कैसे जाग गया। उसके बारे में भी लोग ये कहते हैं कि चंद दिन पहले लोकसभा में महवा मोइत्रा टीएमसी की एमपी ने जो शानदार तकरीर की थी उसमें जस्टिस गोगोई की उन तमाम बातों का जिक्र किया था जिसका हमने अभी जिक्र किया है। लोग कहते हैं कि शायद उसकी वजह से श्री रंजन गोगोई साहब को थोड़ा सा ऑड फील हो रहा था और वो अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि नहीं, वो अब भी बहुत बेलाग, बहुत बेबाक, बहुत साफ बोलने वाले जजेस में से है। बहरहाल वो हैं या नहीं हैं ये तो बात की बात है, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है कि हमारा अदालती सिस्टम चरमरा गया है तो यकीनन हमें इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये क्यों कहा और किस लिए कहा इसे भूल कर भी, क्योंकि अदालती सिस्टम ही हमारे देश की जनता के लिए आखिरी पनाहगाह है, आखिरी शेल्टर होम है। तो आज बात यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म साहब और डॉक्टर सलीम को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।